मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे फिनाइल एफ्रीन के बारे में। किसके बारे में? फिनाइल एफ्रीन के बारे में। ठीक है, आपने एफेड्रीन और नॉन एफेड्रीन पढ़ लिया, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन पढ़ लिया। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? फिनाइल एफ्रीन ड्रग के बारे में। ठीक है, तो कहते हैं कि फिनाइल एफ्रीन जो है आपका इज अ सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग दैट प्राइमरली एक्ट एज एन अल्फा 1 एडरेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, कहता है कि जो फिनाइल एफ्रीन है आपका वो क्या है? सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। क्या है? सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, जो कि प्राइमरीली जो है वो एक्ट करता है अल्फा 1 एडरेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। क्या? तो फिनाइल एफ्रीन अगर आपसे कोई पूछे तो फिनाइल एफ्रीन जो है वो आपका एक सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग होता है। ठीक है, जो कि प्राइमरली जो एक्ट करेगा वो अल्फा 1 एडरेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट पे वो अपना रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, रिएक्ट करेगा। तो सॉरी, रिएक्ट नहीं, एक्ट करेगा। हाँ, वही हुआ, एक्ट एज अल्फा 1 एडरेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि फिनाइल एफ्रीन जो होता है आपका वो होता है आपका कि इट कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन। मतलब कि जो फिनाइल एफ्रीन होता है उसके वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है। मतलब जो आपका ब्लड वेसल्स होता है वो नैरो हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका वेजोकंस्ट्रिक्शन। जब आपका ब्लड वेसल क्या होता है? नैरो हो जाता है, तो उसी को हम वेजोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, कहता है कि इट इज कॉमनली यूज्ड एज नेजल डिकंजेस्टेंट एंड वेसोप्रेसर। ठीक है, तो आप जो फिनाइल एफ्रीन को एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट भी यूज कर सकते हो और एज अ वेसोप्रेसर भी यूज कर सकते हो। तो अगर हम बात करें कि वेसोप्रेसर क्या होता है, तो वेसोप्रेसर क्या होता है आपका? ब्लड प्रेशर को ये रेज कर देता है ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। ठीक है, तो वेसोप्रेसर में क्या होगा आपका? जो बीपी होता है वो हाई हो जाता है या रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये हुआ। वहीं आगे बोल रहा है कि सॉरी, वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं, हाँ, एक तरह से इसी का फॉर्म हो गया समझो तो। ठीक है, कि वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोप्रेसर। ठीक है, तो ये एज अ क्या है? नेजल डिकंजेस्टेंट। नेजल डिकंजेस्टेंट क्या होता है? रिलीज ब्लॉक्ड नोज बाय कंस्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल इन द नेजल म्यूकोसा। नेजल म्यूकोसा में क्या करते हैं? ये जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये कंस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आपका नेजल डिकंजेस्टेंट जो होता है वो ब्लॉकेज से आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और जो भी आपके नोज में स्वेलिंग वगैरह होंगे वो भी रिड्यूस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिनाइल एफ्रीन काम करता है एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट। ठीक है, तो फिनाइल एफ्रीन का दो काम हो गया ना। एक तो पहला कि नेजल डिकंजेस्टेंट में और एज अ वेसोप्रेसर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिनाइल एफ्रीन की फॉर्मूला के बारे में, तो इसका फॉर्मूला होता है C9H13 और N, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका 9 कार्बन होगा, 13 हाइड्रोजन होगा, 1 नाइट्रोजन होगा और 2 ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये रहा आपका क्या? फिनाइल एफ्रीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ही है जिसमें कि आपको कार्बन 9 होंगे, हाइड्रोजन आपके 13 होंगे, एक आपके ये हो जाएंगे और एक आपके हो जाएंगे 2 हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर के बारे में कहना है कि फिनाइल एफ्रीन कंटेन फिनोलिक बेंजीन। ठीक है, इसके पास क्या होगा आपका? फिनोलिक बेंजीन रिंग। उसके बाद विद हाइड्रोक्सी इथाइलामाइन साइड से, ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोक्सी इथाइलामाइन साइड चेन हो गया, विच कंट्रीब्यूट टू इट्स एडरेनर्जिक एक्टिविटी, जो कि आपके अल्फा एडरेनर्जिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? C9 हाइड्रोजन 13, एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फिनाइल एफ्रीन जो है वो फिनोलिक बेंजीन रिंग कंटेन करता है विद हाइड्रोक्सी इथाइलामाइन साइड चेन के साथ, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अल्फा एडरेनर्जिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, बाकी रही बात फिनाइल एफ्रीन की, तो ये आप देख ही रहे हो, फिनाइल एफ्रीन का जो होता है इंजेक्शन भी आता है और फिनाइल एफ्रीन का टैबलेट भी आता है। ठीक है, ये आपका टैबलेट है फिनाइल एफ्रीन का, ये आपका इंजेक्शन है, जो मार्केट में इस तरीके के फॉर्मुलेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं अब ये हो गया स्ट्रक्चर की बात हो गई।
केमिकल फॉर्मूला का बात हो गया है ना। अगर अब हम बात करें IUPAC नेम की, किसकी बात करेंगे हम? IUPAC नेम का, ठीक है। तो IUPAC नेम क्या होगा इसका? 3,1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल अमीनो इथाइल फिनोल। क्या होगा? कोई अगर आपसे पूछे फिनाइल एफ्रीन का IUPAC नेम क्या होगा, तो आप बोलोगे 3,1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल अमीनो इथाइल फिनोल, ठीक है, ये हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें केमिकल फॉर्मूला का, तो C9H13 और NO2 हो जाएगा, जिसमें आपका फिनोलिक बेंजीन रिंग होगा, हाइड्रोक्सी इथाइलामाइन साइड चेन होगा, और बीटा एडेनर्जेटिक की तरह वो साइड चेन काम करेगा, जो कि आपके बीटा एडेनर्जिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ये था आपका, यहाँ तक सबको क्लियर है? उसके बाद अगर मान लो कि जैसे कि फिनाइल एफ्रीन, ये भी हमने पढ़ लिया था कि सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग होता है, जो कि प्राइमरीली एक्ट करता है अल्फा 1 एडेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट के तरह वो एक्ट करता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पे, कि फिनाइल एफ्रीन जो होता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें किसकी? फिनाइल एफ्रीन की, तो ये होगा कि इट इज वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। या तो वाइट होगा या तो ऑलमोस्ट होगा, मतलब कि एक तरह से कह सकते हो कि थोड़ा हल्का से लेके वाइट का सफर जो होता है इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये होता है या तो पूरा वाइट होगा या तो ऑलमोस्ट, मतलब उसमें 98% जो पार्ट होगा वो वाइट होगा, 2% कुछ और के तरह दिख सकता है, ठीक है। और जो ये पाउडर होगा इसमें ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होगा, मतलब पाउडर में छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी होंगे, ठीक है। ये हो गया इसका पहला फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या? तो पहला आपका हो गया क्या? वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है, ये हो गया। अब कहता है कि इट इज फ्रीली सोल्यूबल इन इथेनॉल एंड वाटर। ये जो आपका होता है फिनाइल एफ्रीन, वो फ्रीली सोल्यूबल होता है इथेनॉल में और वाटर में। किसमें? इथेनॉल और वाटर में, ठीक है। तो इसके दो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, एक था कलर, तो कलर इसका वाइट होगा, और अगर हम इसका फॉर्म करेंगे तो ये पाउडर के फॉर्म में होगा, और पाउडर नहीं होगा, मतलब कि फाइन पाउडर नहीं होगा, ये क्या होगा? क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होगा, ठीक है, दाना दाना हल्का सा होगा, ठीक है। और वहीं अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे हम, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इथेनॉल में ये सॉल्युबल होगा और वाटर में भी ये, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी स्टेबिलिटी या स्टोरेज की बात करें, तो स्टेबिलिटी इसको स्टोर कहाँ करोगे आप? तो स्टोर इसको करना है टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, ठीक है। इसको कहाँ स्टोर करना है? क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। कहाँ पे? क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में, ताकि इसकी स्टेबिलिटी बनी रही। अगर आप इसको लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में स्टोर नहीं करते तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी? खराब हो सकती है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की, कि हाँ ये कौन कौन से फॉर्मुलेशन के फॉर्म में आता है, तो हम इसमें देखते हैं फिनाइल एफ्रीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू डिफरेंट रूट्स, मतलब कि फिनाइल एफ्रीन अलग अलग रूट में एडमिनिस्टर हो सकता है, ठीक है। उसमें से अलग अलग रूट कौन होगा? तो सबसे पहले ओरल होगा। क्या होगा? ओरल। फिर आपका नेजल होगा, फिर आपका टॉपिकल होगा, फिर आपका क्या था? इंट्रा वेनस होगा, और लास्ट आपका IM होगा, ठीक है। तो ONTIVM, ठीक है, ONTIVM मतलब ओरल में भी आप इसको एडमिनिस्टर करा सकते हो, नेजल से भी एडमिनिस्टर करा सकते हो, टॉपिकल से भी करवा सकते हो, IV से भी करवा सकते हो, मतलब इंट्रावेनस, और IM मतलब कि इंट्रामस्कुलर से भी इसको आप क्या करा सकते हो? एडमिनिस्टर करा सकते हो, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करें
हाँ, ओरल मतलब क्या हुआ, जो आप माउथ से लेते हो, ठीक है। उसके बाद नेजल का मतलब क्या हुआ, जो आप नोज के थ्रू लोगे, जैसे नेजल ड्रॉप वगैरह, ईयर ड्रॉप लेते हो ना, तो जो नाक में ड्रॉप डालते हो वो हो गया। फिर आपका टॉपिकल होगा, जो आप स्किन पे अप्लाई करते हो, है ना, स्किन पे हम अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, टॉपिकल कहेंगे, ठीक है। और इंट्रावेनस करेंगे, जो हम नस में लेते हैं, किसमें, नस में, ठीक है, वीन्स में। उसके बाद आप इंट्रामस्कुलर की बात करें, जो हम मसल में लेते हैं ना, मसल में आप लेते हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर। क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपका है पॉपुलर ब्रांड नेम्स, ठीक है। क्या है आपके पॉपुलर ब्रांड नेम्स, तो इसके मतलब कि कुछ ब्रांड नेम्स होते हैं जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में, जिनका आप नाम लोगे तो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलेंगे, है ना, क्या मिलेंगे, इजीली अवेलेबल मिलेंगे। तो सबसे पहला जो इसका ब्रांड नेम है वो क्या है, नियो साइनफ्रिन, क्या, नियो साइनफ्रिन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका नॉस्ट्रिल, तीसरा है आपका प्रेट्स डी, क्या है, प्रेट्स डी। तो ये तीनों आपके इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है। अगर आप फिनाइलेफ्रिन को ढूंढने जा रहे हो तो आप इन तीनों में से नियो साइनफ्रिन या नॉस्ट्रिल या प्रेट्स डी के नाम से मार्केट में आप इसको ढूंढ सकते हो, ठीक है। डोज की अगर हम बात करें तो डोज में जो इसका आएगा, डोज जो है इसका वो क्या क्या है आपका, फिनाइलेफ्रिन इंजेक्शन में बी गिवन सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली इन अ डोज ऑफ 2 to 5 mg। अगर इसको आप इंट्रामस्कुलरली या आप सबक्यूटेशनली रूट से इसको एडमिनिस्टर करवा रहे हो तो आप इसका 2 to 5 mg तक यूज कर सकते हो डोज, ठीक है। कितना यूज करोगे, 2 to 5 mg तक आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एडिशनल डोज की, तो एडिशनल डोजेज ऑफ 1 to 10 mg may be administered if necessary depending on the patient's response। आप अगर इसको एडिशनल डोज की अगर हम बात करेंगे तो आप एडिशनल डोज दे सकते हो पेशेंट का, अगर पेशेंट के मतलब कि रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आप उसके डोज को क्या करोगे, बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक। फिर कहता है आपका कि इट में ऑल्सो बी गिवन बाय स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन इन अ डोज। आप इसको इंट्रावेनस इंजेक्शन के डोज में भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसका डोज कितना होगा, 100 to 500 माइक्रोग्राम। ये जो साइन है ये आपका माइक्रोग्राम का साइन है, ठीक है। तो इसको आप 100 से लेके 500 माइक्रोग्राम एज अ सॉल्यूशन 0.1% दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, डोज किसका, फिनाइलेफ्रिन का, ठीक है। अब हम देखते हैं मेडिसिनल यूज, किसका, फिनाइलेफ्रिन का मेडिसिनल यूज, ठीक है। तो फिनाइलेफ्रिन जो होता है वो आपका एज अ नेजल कंजेशन, ठीक है, क्या, नेजल कंजेशन, जो कि आपको रिलीफ मतलब कि रिलीफ के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेजल कंजेशन जो कि आपका होता है इज द ब्लॉकेज और स्टफीनेस ऑफ द नोज कॉज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ नेजल ब्लड वेसल एंड एक्सेस म्यूकस। एक्सेस म्यूकस या ब्लड वेसल के स्वेलिंग से जो आपका क्या होता है, ब्लॉकेज या स्टफीनेस होता है कहाँ पे, नोज में, वो होता है आपका क्या, नेजल कंजेशन। अगर आपको इस नोज ब्लॉकिंग से या ब्लड वेसल के स्वेलिंग से या एक्सेस म्यूकस से आपको मतलब कि रिलीफ चाहिए तो आप फिनाइलेफ्रिन यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा यूज है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, मतलब कि लो बीपी। इसमें लो बीपी आपने पहले ही सुना था, ये क्या करता है, बीपी ब्लड प्रेशर को रेज करता है ना। तो अगर आपका लो बीपी है तो इसके लिए आप ये ले सकते हो ताकि आपका बीपी रेज हो सके, ठीक है। उसके बाद तीसरा यूज जो है उसका प्यूपिल डायलेशन है, जिसमें मिड्रियाटिक एजेंट मतलब कि एज अ काम करता है। प्यूपिल डायलेशन क्या होता है, जो आपका प्यूपिल होता है, आई में जो प्यूपिल प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं या बहुत इनलार्ज मतलब फुल के बाहर निकल के थोड़ा सा फूल जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल डायलेशन, ठीक है। जब आपका आंख बहुत ज्यादा फूल जाता है, ठीक है, ये प्यूपिल जो होता है ना बीच का आंखों के, उसे कहते हैं हम, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम प्यूपिल डायलेशन कहते हैं। तो इस कंडीशन के लिए भी आप फिनाइलेफ्रिन को यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन सम लोकल एनेस्थेटिक प्रिपरेशन टू प्रोलॉन्ग देयर एक्शन।
ये आप लोकल एनेस्थेटिक का जो प्रिपरेशन होता है में भी यूज कर सकते हो, ताकि ये लंबे टाइम तक ये अपना एक्शन शो कर पाए। इसके लिए क्या लोकल एनेस्थेटिक अपना एक्शन लंबे टाइम तक शो कर सकते हैं, इसके लिए आप फिनाइलेफ्रिन उसके प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यही था फिनाइलेफ्रिन के बारे में। ठीक है, क्या क्या था, तो हमने फिनाइलेफ्रिन के बारे में देख लिया कि फिनाइलेफ्रिन क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला उसका देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर देख लिया, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, स्टोरेज पढ़ लिया, कौन कौन से फॉर्म में इसका फॉर्मुलेशन होता है वो भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम्स भी देख लिए, डोजेज किस तरीके से दिए जाएंगे वो भी देख लिया, और मेडिसिनल यूजेस भी हमने देख लिया। ठीक है, यही था आपका आज का टॉपिक, क्या, फिनाइलेफ्रिन। ठीक है, कल हम 2 और ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इसे पढ़ लेना, जिसे समझ में ना आए वो लोग आप सभी लेना, नोट बना के ले आना अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।